हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बिहार में। फ्रेंड्स, इस चैनल पे 64वीं बीपीएससी साक्षात्कार के लिए स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है। इस क्रम में आज हम 64वीं बीपीएससी के पोस्ट जो कि सबसे सर्वाधिक पोस्ट रहा है, रेवेन्यू अफसर के 571 पद है, उसके बारे में पूरी डिटेल्स जानेंगे कि इस पद के बारे में कि इस पद की कितने वेतन मिलते हैं, इस पद की क्या अन्य सुविधाएं हैं, इसके प्रमोशन किस प्रकार से हैं, इसके किस प्रकार से ट्रेनिंग होती है, इसके बारे में हम पूरी डिटेल्स जानेंगे। फ्रेंड्स, यह जानना बहुत ज़रूरी है कि 64वीं बीपीएससी में जो कुल पद हैं उसके सभी पदों के बारे में, उसके जॉब प्रोफाइल के बारे में, इससे जुड़े अन्य भी वीडियो बने हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि फ्रेंड 64वीं बीपीएससी में टोटल 1465 पद है, जिसमें अगर सर्वाधिक पोस्ट देखा जाए तो रेवेन्यू अफसर का ही रहा है, जिसके बारे में आज हम देखेंगे। टोटल 571 पद है, ये काफ़ी ज़्यादा पद है, तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि इस पद की क्या भूमिका है, क्या इसके वेतन मिलते हैं। इससे जुड़े प्रश्न भी पूछे जाएंगे। अगर आपने अपने इंटरव्यू के समय अगर आप अपने जॉब चॉइस में अगर इसको फिल कर रहे हैं तो इससे जुड़े प्रश्न पूछ लिए जाएंगे कि इसके क्या कार्य होते हैं, इसका क्या योगदान होता है। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं इसके बारे में। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो ये पद का जो नाम है आरओ यानी कि रेवेन्यू अफसर कहा जाता है। पहले बीपीएससी के तहत सीधे एक सीओ की बहाली होती थी, जिसे सर्किल ऑफिसर या अंचलाधिकारी कहा जाता था, लेकिन आरओ एक नया कैडर बनाया गया है और सीधे सीओ के पद पर नहीं बल्कि आरओ के पद पर इसका चयन होता है, जो कि 3-4 साल के बाद ये सीओ बन जाते हैं। इन्हें कई नाम से जाना जाता है, जैसे कि देखिए, आरओ यानी कि रेवेन्यू अफसर, इन्हें राजस्व पदाधिकारी कहा जाता है और इन्हें चकबंदी पदाधिकारी के नाम से भी जाना जाता है, और भी अन्य कई नाम है। अलग अलग राज्यों में से अलग नाम से भी जाने जाते हैं, जैसे कि इन्हें कानूनको भी कहते हैं, तहसीलदार कहते हैं। हालांकि तहसीलदार का जो पोस्ट होता है यूपी में या राजस्थान में इससे थोड़ा नीचे होता है। इन्हें भू परिमाप पदाधिकारी, चकबंदी पदाधिकारी, अन्य कई नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ यहाँ पर जानना होगा कि एक यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में एक आरओ और एआरओ का भी इसकी भी एक चयन होता है, लेकिन एआरओ और इस आरओ में अंतर है। यहाँ पर आरओ का जो है बीपीएससी में आरओ का मतलब है कि यहाँ पर है रेवेन्यू ऑफिसर यानी कि राजस्व पदाधिकारी, लेकिन यूपी में जो आरओ होता है यहाँ पर ये है रिव्यू ऑफिसर यानी कि समीक्षा पदाधिकारी। यूपी में यूपी पीसीएस के तहत इसकी बहाली की जाती है आरओ की, यानी कि रिव्यू ऑफिसर यानी कि समीक्षा पदाधिकारी, और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यानी कि सहायक समीक्षा पदाधिकारी। तो ये अलग है, इस आरओ से अलग है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि इसके वेतन के बारे में क्या होते हैं। तो वेतन देखिए, लेवल 7 का है, लेवल 7 का पद है, इसमें 4600 ग्रेड पे वेतन है इसकी। और अन्य सुविधा की बात करें तो इसे जिस प्रकार से अन्य जो पद हैं, जो सुविधा उन्हें मिलती है इन्हें भी मिलती है। अगर आरओ है तो आपको डीए, एचआरए, मेडिकल स्टडी लीव, अन्य सुविधाएं भी मिलेगी। लेकिन आप जैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पे देखना है कि आरओ के समय इन्हें कोई सरकारी गाड़ी वाहन नहीं मिलता है, ड्राइवर भी नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही ये सीईओ बनते हैं, यानी कि जब आरओ से सीईओ के पद पर जब प्रतिनियुक्त किया जाता है, तब जाकर के उन्हें उन सारी सुविधाओं को मिल जाती है। एक प्रशासनिक जिस प्रकार से एक वीडियो को मिलता है उस समय, तब इन्हें आवास भी मिल जाएंगे। फिर इसके बाद इन्हें एक ड्राइवर मिलेंगे, गाड़ी मिलेंगे, बिजली या फ़ोन के जितने भी हो सब सरकार पे करेंगे। या जो भी यात्रा करना है, जो सरकारी आधिकारिक यात्रा है या वहाँ रहने की, ठहरने की सारी सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जाएगी। लेकिन ये कब सीईओ होने के बाद से। अब बात करेंगे प्रमोशन। तो फ्रेंड्स, ये प्रमोशन के लिए हम जान ली कि यह एक क्रम है कि ये इस क्षेत्र में आरओ से लेकर के कहाँ तक प्रमोशन हो सकता है। हालांकि बीपीएससी के तहत 2-3 प्रमोशन ही हो पाते हैं, क्योंकि इसके पीछे आप कारण जान रहे हैं कि बीपीएससी के तहत इस पद पर आने के लिए काफ़ी समय लगता है, और चूँकि उम्र अधिक हो जाने के कारण 2-3 प्रमोशन के बाद ही रिटायर हो जाना पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आरओ ये जो रेवेन्यू अफसर है, इसके बाद से सीईओ का पद मिलता है, यानी कि इसमें 3 से 4 वर्ष लग जाते हैं। अगर आप आरओ के पद पे चुने जाते हैं तो आपको सर्किल ऑफिसर बनने में 3 से 4 वर्ष लग जाते हैं। उसके बाद आपकी प्रतिनियुक्ति सीईओ के पद पर की जाती है। उसके बाद से आपको 6 से 7 वर्ष लगते हैं आपको डीसीएलआर बनने में, यानी कि डीसीएलआर इसको बोला जाता है डिप्टी कलेक्टर ऑफ लैंड रिफॉर्म, यानी कि भूमि सुधार उप समाहर्ता कहा जाता है। ये भी एक काफ़ी बड़ा पद है। जिस प्रकार से एक सीईओ एक प्रखंड के स्तर पर होता है, उसी प्रकार से ये जो डीसीएलआर है एक अनुमंडल के स्तर पर होता है। अगर हम इसको इस प्रकार से समझें, जैसे कि एक सीईओ है या एक प्रखंड के स्तर है, जिस प्रकार से एक अनुमंडल में एक एसडीएम होता है, एक एसडीएम एक वहाँ का प्रशासनिक पदाधिकारी होता है पूरे अनुमंडल का। अनुमंडल पदाधिकारी, इसको एसडीओ भी बोलते हैं,
सब डिविजनल ऑफिसर। तो उसी प्रकार से एक अनुमंडल के स्तर पर या भूमि संबंधी मामलों में एक DCLR होते हैं, यानी कि डिप्टी कलेक्टर ऑफ लैंड रिफॉर्म इन्हें बोला जाता है। इसे हिंदी में बोला जाएगा भूमि सुधार उप समाहर्ता कहा जाता है। उसके बाद देखिए DCLR के बाद जो पद होता है वो असिस्टेंट डायरेक्टर बोला जाता है, जो कि एक जिले में होता है। इसे जिला भू अर्जन पदाधिकारी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद एडिशनल कलेक्टर बनते हैं और उसके बाद जाकर के अपने विभाग में सचिव बनते हैं, यानी कि जो विभाग है राजस्व और भूमि सुधार विभाग, उसमें वो सचिव बनाए जा सकते हैं। लेकिन अगर BPSC के तहत देखा जाए तो DCLR के बाद से प्रमोशन मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ आते आते ये 2-3 प्रमोशन के बाद ही उम्र सीमा समाप्त हो जाती है और रिटायर कर जाते हैं। उसके बाद हम बात करें कि आखिर RO से नीचे कौन होते हैं। अगर हम देखें तो RO से नीचे एक पद होता है अंचल निरीक्षक का, जिसे सर्किल इंस्पेक्टर कहा जाता है। ये RO से नीचे होते हैं, ये अंचल में ही होते हैं, ये इनके सहायक होते हैं। फिर उसके नीचे राजस्व कर्मचारी होते हैं, उसके बाद अमीन होते हैं। यह एक क्रम है, जैसे अमीन, फिर उसके बाद राजस्व कर्मचारी, फिर अंचल निरीक्षक का जिसे सर्किल इंस्पेक्टर कहा जाता है, फिर उसके बाद से रेवेन्यू ऑफिसर, फिर उसके बाद से CO सर्किल ऑफिसर यानी कि अंचलाधिकारी का, उसके बाद DCLR, फिर ये अनुमंडल में होते हैं, फिर उसके बाद जिले में असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर एडिशनल कलेक्टर, उसके बाद सचिव। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि इनके पावर क्या होते हैं, यानी कि ये जो RO है ये आगे CO बनते हैं तो इन्हें प्रशासनिक हो जाता है। जिस प्रकार से अगर BPSC के तहत हम लोग देखा जाए तो ये 3 पद हैं जो मुख्य रूप से प्रशासनिक होते हैं। सबसे पहला होता है आपको SDM, ये प्रशासनिक होता है। उसके बाद आपको दूसरा होगा BDO, फिर उसके बाद तीसरा ये भी प्रशासनिक हो जाता है CO। हालांकि चयन BPSC के तहत RO के पद पर होता है, लेकिन 3-4 साल के बाद CO के पद पर प्रतिनियुक्त किया जाता है, तो इसे CO ही मान के चले। तो इन्हें देखिए, पावर को देखा जाए तो इन्हें भी एक प्रकार से प्रशासनिक पद है। काफ़ी ये प्रीमियर सेवा का अच्छा जॉब है। तो इन्हें देखिए, जब जिस प्रकार जैसे कि अगर कोई फेस्टिवल हो रहा है, जैसे दशहरा है, दिवाली है, या ईद है, या कोई भी फेस्टिवल है, या अगर चुनाव हो रहा है इलेक्शन के टाइम में, तो उस समय इन्हें मजिस्ट्रेट का पावर मिलता है। या अगर कोई एग्ज़ाम हो रहा है, परीक्षा चल रहा है, या आपदा के समय, जैसे कि ये भी देखा जाए तो जो कोरोना के कारण, जो कोविड-19 के कारण एक प्रकार से जो आपदा है, तो इसमें BDO और CO को पूरा आपदा प्रबंधन का उन्हें पावर दिया गया है। तो इसमें ये मजिस्ट्रेट का पावर की भूमिका में निभाते हैं। अन्य भी कार्य इनके क्या होते हैं, जैसे अतिक्रमण हटाना है, अपने क्षेत्र में अतिक्रमण हटवाने का काम है, या सड़क जाम हो गया, लोग दंगे कर रहे हैं, तो इन सभी में जाकर के उन्हें उन लोगों को समझाना, बुझाना, हटाने, इसका भी काम होते हैं। और धारा 144 से लगता है, अगर कर्फ्यू का समय आता है या धारा 144 लगता है, तो उस समय भी इन्हें मजिस्ट्रेट का पावर मिलता है। तो ये इनके पावर होते हैं, ये काफ़ी अच्छा पद है। अब हम बात करते हैं कि इनके कार्य क्या होते हैं, आखिर कार्य क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि नाम से हम जानते हैं कि राजस्व पदाधिकारी या अंचल पदाधिकारी, तो इनका काम जो है सो कि अंचल में, यानी कि ये भूमि संबंधी होते हैं, राजस्व संबंधी होते हैं। रेवेन्यू ऑफिसर, राजस्व इनका काम है, यानी कि सरकार के लिए राजस्व की वसूली करना है। और वहीं जाकर के CO बनते हैं सर्किल ऑफिसर, क्योंकि भूमि से मामला है, भूमि संबंधी मामला है, तो इनके कार्य भूमि संबंधी होते हैं। भूमि संबंधी अगर कोई विवाद है या भूमि संबंधी कोई विवाद है, उसको सुलझाना है। जैसे जितने भी कार्य है, भूमि रजिस्ट्री का काम है, दाखिल खारिज का काम है। दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन, अभी बिहार में म्यूटेशन का काम ऑनलाइन चल रहा है, या दाखिल खारिज होता है। अगर आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से होंगे तो आप इसको अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे, और नहीं तो इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसी सेवा में जाना है तो इसको जानना ज़रूरी है। क्योंकि ज़्यादा पद है, 571 पद है, तो इस बार अधिक से अधिक लोग तो इसी सेवा में ही जाएंगे। दाखिल खारिज का मतलब होता है, जैसे कि मान लें कि एग्जाम्पल में, अगर कोई व्यक्ति कोई ज़मीन खरीदता है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदता है, जैसे कि 2 कट्ठा, तो वो उसको अगर वो 2 कट्ठा खरीदता है तो उसके लिए वो दाखिल कहा जाएगा। और खारिज यानी कि जो आदमी बेच देता है उसको खारिज कहा जाएगा। यानी कि अगर आपसे हम ज़मीन खरीद रहे हैं तो हमने उसको दाखिल किया और आप बेच रहे हैं तो उसको खारिज माना जाता है। इस प्रकार से अन्य भी काम होते हैं, जैसे कि बंदोबस्ती का कार्य कराया जाता है उसमें। और गैर मजरूआ होता है, गैर मजरूआ ज़मीन होता है। इसमें 2 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, एक आम और एक खास होता है। यानी कि एक गैर मजरूआ आम होता है और एक गैर मजरूआ खास होता है। ये जो खास होते हैं इसके बंदोबस्त होता है। अगर वहाँ का CO चाहें तो उस ज़मीन को बंदोबस्त करा सकते हैं। उन्हें अगर ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति को ज़मीन देना है, कोई बेसहारा है या कोई जिसको ज़मीन की आवश्यकता है, जिसको रहने के लिए, अगर उनकी नज़र में ऐसा लगता है तो CO के पास इतने पावर होते हैं कि वह एक पर्चा काटा जाता है, वह पर्चा काट करके आप उसको
जो गैर जरूरी खास है उसको रहने के लिए व्यवस्था कर सकता है। इतने पावर होते हैं सीओ के पास, लेकिन ये आम वाले जो होते हैं गैर जरूरी आम में इसको नहीं दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि और ज़मीन होते हैं कैसरे हिंद, जिसको ये भारत सरकार का ज़मीन होता है। जैसे कि आप सुनते हैं कि सरकारी ज़मीन है, भारत सरकार का ज़मीन है, इसको कैसरे ए हिंद कहा जाता है, यानी कि भारत सरकार का ज़मीन है। इसमें सिर्फ वही कार्य होंगे जो कि भारत सरकार के लिए होंगे। अगर सरकार के लिए कोई योजना आती है, जैसे सरकार के लिए अगर स्कूल बनवाना है या कोई अस्पताल बनवाना है या जो भी सरकारी उद्देश्य के लिए ही इस ज़मीन को आवंटन किया जाता है, चूँकि ये कैसरे हिंद यानी कि भारत सरकार का ज़मीन होता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इसके चयन की प्रक्रिया के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी चयन बिहार लोक सेवा आयोग के तहत होती है। संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कराया जाता है, प्री मेंस और इंटरव्यू। इसके लिए 3 चरण होते हैं, इससे गुजरने होते हैं। और इसकी न्यूनतम उम्र जो होती है फ्रेंड्स 22 वर्ष होती है और अधिकतम उम्र 40 वर्ष होते हैं। और छूट ओबीसी के लिए 3 वर्ष और SC/ST के लिए 5 वर्ष। जैसे अन्य सेवाएं में है उस प्रकार से इस सेवा में भी है। अब हम बात करते हैं कि 64वीं बीपीएससी में पद। फ्रेंड्स देखिए, 64वीं बीपीएससी में क्रम संख्या आप 16 पर जाकर के देखिएगा। जो 64वीं बीपीएससी का जो विज्ञापन आया है उसमें आप जाके क्रम संख्या 16 पे देखिएगा, तो उसमें देखिए जो सामान्य श्रेणी के हैं 316 पद हैं, और SC यानी कि अनुसूचित जाति के लिए 91 हैं, और अनुसूचित जनजाति के लिए मात्र एक पद है, और ABC यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 110 पद है, और OBC के लिए 32 पद है, और BCL फीमेल जो रिजर्व होता है उनके लिए 23 पद है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो 571 पद है। ये 64वीं बीपीएससी में सबसे अधिक पद है। अगर देखा जाए तो यह कुल 1/3 पद सिर्फ रेवेन्यू अफसर का है। ये काफ़ी ज़्यादा पद है, तो अधिक से अधिक लोगों का अगर चयन होगा तो इसी सेवा में होगा। इसीलिए इस सेवा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे जुड़े प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा पद है। और अगर आप जॉब प्रोफाइल में अपने जॉब चॉइस में अगर इसको भर रहे हैं तो इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। फ्रेंड्स, ये जो विभाग है राजस्व व भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत आता है, और इसके मंत्री वर्तमान में राम नारायण मंडल जी हैं। ये राजस्व भूमि सुधार के विभाग के अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स, हम देखें कि ये राजस्व पदाधिकारी के बारे में, इनके वेतन, प्रमोशन, इनके चयन की प्रक्रिया, पावर, इस सब के बारे हमने देखे। फ्रेंड्स, इससे जुड़े अन्य भी वीडियो, जितने भी 64वीं बीपीएससी में पद हैं 1465 पद हैं, जिसमें कुल मिलाकर के 24 संवर्ग है। संवर्ग का मतलब होता है कि 24 प्रकार के पद हैं। यानी कि आपको जब इंटरव्यू देने जाइएगा तो आप अपने जॉब चॉइस को जब डालिएगा तो 24 प्रकार के हैं, आप 24 प्रकार के आपको भरने की छूट होती है। 1 से लेकर 24 क्रम तक आप भर सकते हैं। तो उस 24 प्रकार के जितने भी संवर्ग है उसमें कुल मिलाकर 2 प्रकार के पद हैं, एक लेवल 9 के और लेवल 7 के। हमने लेवल 9 और लेवल 7 पर अलग अलग वीडियो बनाया गया है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं कि पदों की संख्या कितनी है, कौन कौन से पद हैं, किस कैटेगरी वाइज कितने पद हैं, और प्रत्येक पोस्ट के बारे में इसके पहले जैसे कि वीडियो के बारे में या DSP के बारे में जो प्रमुख पद हैं जो बीपीएससी के तहत, उसके बारे में जॉब प्रोफाइल के बारे में वीडियो बनाया गया है। आप उसको जाकर के देख सकते हैं। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो इसके लिए आप प्लेलिस्ट में या नीचे लिंक दिया है वहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इसकी आवश्यकता बहुत पड़ेगी जब हम इंटरव्यू के समय जाएंगे, तो इसीलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।